हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ, पीजीटी व अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं पीजीटी जीआईसी प्रवक्ता की जो न्यू वैकेंसी आई है सोशियोलॉजी की, उस पर हम वीडियो अपलोड कर रहे हैं। इससे पहले अन्य कई वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आज चर्चा करेंगे कार्ल मार्क्स पे। तो आइए जानते हैं। कार्ल मार्क्स पे चर्चा करने से पहले आपको बता दें कि आप प्लेलिस्ट में जा कर के समाजशास्त्र के जो पाश्चात्य विचारक हैं उन पे वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसे देख लीजिएगा। तथा इसकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। और अब बात करते हैं जैसे कि कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स को अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा के महान शिक्षक और नेता कहा जाता है। अब ऐसा क्यों कहा जाता है, इसे जानते हैं। जैसे कि कार्ल मार्क्स जो थे वो साम्यवाद के समर्थक थे और इन्होंने साम्यवाद को एक नवीन और मौलिक रूप प्रदान किया तथा एक वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। इसके आधार पर इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा का महान शिक्षक और नेता कहा गया। ऐसा नहीं है कि साम्यवाद पे इससे पहले किसी ने चर्चा ना की हो। इससे पहले प्लेटो ने, सेंट साइमन ने या फॉरियर आदि कई विद्वानों ने इस पर चर्चा किया है। लेकिन जो ये कार्ल मार्क्स थे, इन्होंने साम्यवाद को एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान किया, इसीलिए इन्हें अंतर्राष्ट्रीय सर्वहारा के महान शिक्षक और नेता कहा जाता है। अब जानते हैं कार्ल मार्क्स का प्रारंभिक जीवन और कृतियों के बारे में। तो जो कार्ल मार्क्स का जन्म के बारे में अगर बात की जाएगी तो ये एशिया के राइन प्रांत के ट्रियर नगर में 5 मई 1818 को हुआ था। ठीक है। और जो ये कार्ल मार्क्स हैं, ये इन्होंने ईसाई धर्म को, या इनका जो परिवार था वो ईसाई धर्म को ग्रहण किया था। और अगर इनके पिता की बात की जाए कार्ल मार्क्स के, तो वो एक वकील थे। ठीक है। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा एक स्थानीय स्कूल जिम्नेजियम में पूरी हुई तथा इन्होंने बोन विश्वविद्यालय से कानून की शिक्षा प्रदान की और तत्पश्चात ये बर्लिन विश्वविद्यालय से दर्शन और इतिहास का अध्ययन किया तथा इन्होंने जेना विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। और इन्होंने जो डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की थी वो 1841 ईस्वी में फिलॉसफी में इन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि मिली थी। ठीक है। तथा ये जो इनकी जो इच्छा थी मार्क्स की, वो बोन विश्वविद्यालय में प्रोफेसर बनने की थी। लेकिन कुछ सुविधा ना मिलने के कारण ये ऐसा नहीं बन पाए वहाँ के प्रोफेसर। लेकिन इन्होंने 1842 ईस्वी में राइनिस ज्यूटिंग नामक एक पत्रिका पे काम शुरू किया और इससे ये काफ़ी अधिक फेमस हुए। ठीक है। और अगर बात की जाए तो पेरिस में अगस्त 1844 में ये जो थे मार्क्स एंजल से मिले तथा वहाँ पे जब ये इनसे मिले तो इनके विचार, मार्क्स के और एंगल्स के विचार एक दूसरे से आपस में काफ़ी अधिक मेल खाते थे। और इसी का उदाहरण के रूप में इनकी जो एक बहुत प्रसिद्ध रचना है होली फैमिली, जो कि इनकी संयुक्त रचना है मार्क्स और एंगल की। तो इसे याद रखिएगा कि पूछा जा सकता है कि होली फैमिली को किसकी संयुक्त रचना थी, तो मार्क्स और एंजल की थी। अब जानते हैं मार्क्स के कार्य एवं विचार क्या क्या थे। तो कार्ल मार्क्स जो कि हीगल के विचारों से बहुत अधिक प्रभावित थे। ठीक है। और ये जो है वामपंथी हीगलवादियों से संपर्क बढ़ाना चाहते थे तथा मार्क्स के अनुसार विश्व में अशांति एवं असंतोष का कारण गरीबी और अमीरों के मध्य वर्ग संघर्ष है। तो मार्क्स का ऐसा मानना था कि अगर जो विश्व में अशांति या असंतोष फैला हुआ है उसका एक मेन कारण है कि गरीबों के बीच और अमीरों के बीच वर्ग का संघर्ष। उन्होंने कहा है कि उत्तराधिकार की प्रथा का अंत किया जाना चाहिए, तभी ये विश्व की अशांति दूर हो पाएगी। मार्क्स का मत था कि आर्थिक एवं सामाजिक समानता हेतु शांतिपूर्वक क्रांति की जानी चाहिए और यदि इसमें बदलाव ना होता तो सशक्त क्रांति की जानी चाहिए। ठीक है। और इन्होंने जब भी ये जो बताया कि दो लोगों के बीच में संघर्ष होता है, गरीब और अमीरों के बीच में, तो उसी आधार पे वर्ग संघर्ष की इन्होंने अवधारणा दी। और इन्होंने उसके बाद बताया है कि एक ऐसे समाज की स्थापना करनी चाहिए जो वर्ग विहीन हो। तो यहाँ पे यही लिखा है कि वर्ग विहीन समाज की स्थापना करना मार्क्स का प्रमुख उद्देश्य था। और अगर बात की जाए इनकी मृत्यु की तो 1833 ईस्वी में
कार्ल मार्क्स की मृत्यु हो गई। अब जानते हैं इनकी कृतियाँ, जो कि हम आपको अभी पहले बता चुके हैं कि हॉली फैमिली, जो कि कार्ल मार्क्स और एंगल्स की एक संयुक्त रचना थी, जिसमें इन्होंने सर्वहारा वर्ग और भौतिक दर्शन की सैद्धांतिक विचारधारा पर सर्वाधिक प्रकाश डाला। ठीक है, तो हॉली फैमिली किसकी संयुक्त रचना थी? मार्क्स और एंगल्स की थी। तथा इस पुस्तक में इन्होंने किस चीज़ को प्रकाशित किया था? तो सर्वहारा वर्ग और भौतिक दर्शन की सैद्धांतिक विचारधारा पर प्रकाश डाला था। वहीं दूसरा कम्युनिस्ट घोषणा पत्र मार्क्स की अमर रचना है, जो लंदन में फरवरी 1848 में प्रकाशित हुई। अपने साम्यवादी घोषणा पत्र में, इसे कम्युनिस्ट घोषणा पत्र या साम्यवादी घोषणा पत्र कोई भी चीज़ आ सकता है, दोनों एक ही है। ठीक है, पत्र में पूंजीवाद को समाप्त करने का संकल्प लिया था इन्होंने। तथा फ्रांस में वर्ग संघर्ष 1848 से 1850 तक अपनी एक रचना मार्क्स ने सर्वहारा वर्ग का सूत्रपात किया। वहीं 1867 में मार्क्स का प्रथम विश्वविद्यालय ग्रंथ दास कैपिटल प्रकाशित हुआ, जिसके द्वारा संपूर्ण विश्व में उन्हें प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तो दास कैपिटल, जो इनकी बहुत प्रमुख पुस्तक है, वो कब प्रकाशित हुई थी? 1867 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अब जानते हैं इनकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण कृतियाँ, जैसे कि द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, जो 1847 में आई। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, ऊपर बता चुके हैं, 1848 में आया। अ कॉन्ट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिक इकोनॉमिक्स, और इनकी फोर्थ पुस्तक है इनॉग्रल एड्रेस ऑफ द इंटरनेशनल वर्किंग मैंस एसोसिएशन। इनकी पांचवी पुस्तक वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, इसे याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। और छठी इनकी दास कैपिटल, जो कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण है। और सातवीं द सिविल वॉर इन फ्रांस। तो इनकी जो महत्वपूर्ण पुस्तक है, पहली याद रखिएगा द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी, हॉली फैमिली, द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, वैल्यू, प्राइस एंड प्रॉफिट, दास कैपिटल और द सिविल वॉर इन फ्रांस। ये इनकी कुछ बहुत अधिक महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, जो कई बार एग्जाम में पूछी गई हैं। आइए अब जानते हैं कि वैज्ञानिक समाजवाद, जो कि इन्होंने समाज को एक वैज्ञानिक ढंग से देखा है, तो उसके बारे में जानते हैं। जैसे कार्ल मार्क्स द्वारा वैज्ञानिक समाजवाद का प्रतिपादन किया गया है। वैज्ञानिक समाजवाद के द्वारा सामाजिक, आर्थिक असमानता, शोषण, अत्याचार, उत्पीड़न जैसे अमानवीय, असामाजिक षड्यंत्र के मूल कारणों का विश्लेषण किया गया है तथा इन विषमताओं के निदान हेतु वैज्ञानिक सिद्धांत भी प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, तो वैज्ञानिक समाजवाद के द्वारा ही इन्होंने जो समाज में आर्थिक असमानता था, शोषण था, उत्पीड़न था, अत्याचार था, इन सब का विश्लेषण किया तथा इनके कारणों को जाना और इनके निदान हेतु एक वैज्ञानिक सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, और वैज्ञानिक समाजवाद का जो उद्देश्य था, वो मनुष्य के शोषण को खत्म कर जुल्म और वर्ग को मिटाकर शोषण रहित, जुल्म रहित, बराबरी और न्याय पर आधारित वर्ग विहीन या राज्य विहीन समाज की स्थापना करना था। तो इनका जो वैज्ञानिक समाजवाद था, उसका जो कार्य था, वो समाज की सारी विषमताओं को दूर कर एक वर्ग विहीन या राज्य विहीन समाज की स्थापना करना था। तथा इन्होंने अपने वैज्ञानिक समाजवाद के अंतर्गत निम्न सिद्धांत के आधार पर समाज को समझाया है। पहला इन्होंने दिया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत, दूसरा इनका इतिहास का भौतिकवाद, तीसरा इन्होंने अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत, चौथा वर्ग संघर्ष का सिद्धांत, पांचवा राज्य का सिद्धांत और छठा क्रांति एवं परिवर्तन का सिद्धांत। तो ये इन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद के अंतर्गत निम्नलिखित सिद्धांत दिए हैं। तो आज हम इसमें से एक सिद्धांत, जिसमें द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर चर्चा करेंगे और आगे नेक्स्ट वीडियो जब अपलोड करेंगे तो इनके ये अन्य सिद्धांतों पर भी विस्तृत चर्चा करेंगे। तो आइए जानते हैं द्वंद्वात्मक सिद्धांतवाद या द्वंद्वात्मक भौतिकवाद क्या होता है। ठीक है, तो जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का अर्थ जानने से पहले द्वंद्वात्मक का अर्थ क्या होता है उसे जानते हैं। तो द्वंद्वात्मक का अंग्रेजी रूपांतरण डायलेक्टिक यूनानी शब्द डायलॉग से बना है, जिसका अर्थ होता है बातचीत करना या तर्क वितर्क करना। तो जो प्राचीन काल में, जैसे कि द्वंद्वात्मक मतलब होता है तर्क वितर्क करना, तो प्राचीन काल में कई ऐसे दार्शनिक थे जिनका ये विश्वास होता था कि अगर हमें किसी भी सत्य पे पहुंचना है तो हमें
उस चीज़ों के बीच में संघर्ष होना जरूर, जैसे किसी भी कोई भी चीज़ के बारे में अगर जानना है तो उस विचार के बीच में विरोध प्रकट होना चाहिए या विपरीत मतों के बीच में संघर्ष होना चाहिए, तभी हम किसी उसके सत्य पे पहुंच सकते हैं। मतलब दो चीज़ों के बीच में जब विरोध होगा तभी कोई एक सत्य बाहर आएगा। तो ये मानना था प्राचीन दार्शनिकों का। ठीक है, इसे ही इन्होंने द्वंद्वात्मक बोला। द्वंद्वात्मक प्रणाली का प्रयोग प्राकृतिक घटनाएं जो सदैव गतिशील रहते हुए निरंतर परिवर्तित होती रहती हैं और प्रकृति का विकास प्रकृति के विरोध का विकास या प्रकृति के विरोध शक्तियों के अंतः क्रिया के फलस्वरूप होता है। तो इन्होंने बताया द्वंद्वात्मक प्रणाली में कि प्राकृतिक घटनाएं जो होती हैं वो सदैव निरंतर परिवर्तित होती हैं। ठीक है, और परिवर्तन होता क्या है, जब एक प्रकृति का नियम दूसरे प्रकृति के नियम का विरोध करती हैं। विरोध करने के फलस्वरूप एक तीसरी घटना इस या तीसरा रूप धारण कर लेती है, वो द्वंद्वात्मक प्रणाली कही जाती है। तो मार्क्स के दर्शन को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहा जाता है और मार्क्स हेगल के विचारवाद का विरोधी था, परंतु उसकी द्वंद्वात्मक प्रणाली को वो स्वीकार करते हैं। ठीक है, तो ये जो थे मार्क्स जो थे वो हेगल के विचार से के विरोधी थे, लेकिन उनके जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद उन्होंने भी दिया था, द्वंद्वात्मक आत्मवाद का सिद्धांत हेगल ने दिया था। ठीक है, तो उसे वो अस्वीकार करते हैं तथा इनके कुछ चीज़ों को ये स्वीकार भी करते हैं। मार्क्स और हेगल का मत था कि विरोधी तत्वों के संघर्ष द्वारा ही सत्य की प्रतिष्ठा होती है। मतलब दो तत्वों के बीच में जब संघर्ष होता है तभी सत्य उजागर होता है, ये मानना था हेगल और मार्क्स दोनों का। ठीक है, और दास कैपिटल में मार्क्स ने स्वयं लिखा है कि मैंने हेगल के द्वंद्ववाद को सिर मतलब मस्तिष्क और आत्मा के बल खड़ा पाया और मैंने उसे पैर के बल मतलब पृथ्वी और भौतिकता के आधार पर खड़ा कर दिया। तो इनका ये मानना था। क्यों? क्योंकि हेगल जो थे वो भौतिक वस्तुओं को और प्रकृति आदि आत्मा के विकार से उत्पन्न मानते। मतलब वो जब कहते थे जो भी समाज में भौतिक वस्तुएं हैं वो आत्मा के विकार से उत्पन्न है, जबकि मार्क्स का मत था कि जिसे हम आत्मा मन अथवा मस्तिष्क कहते हैं यह भौतिक शरीर से उत्पन्न होता है। मतलब विपरीत था। हेगल कहते थे कि भौतिक वस्तुएं आत्मा से उत्पन्न होती हैं और मार्क्स कहते थे कि शरीर से आत्मा उत्पन्न होती है। ठीक है, अब जानते हैं जैसे कि हेगल का द्वंद्ववाद। तो हेगल का मानना है कि संसार में प्रत्येक वस्तु की प्रतिवादी वस्तु अवश्य होती है। प्रतिवादी वस्तु मतलब उसके जस्ट अपोजिट। पहले वाद होता है, फिर प्रतिवाद होता है, और जब इन दोनों में संघर्ष होता है तो तीसरी नई चीज़ संवाद उत्पन्न होती है। तो इनका यही मानना था कि कोई भी वस्तु होगी उसका प्रतिवाद जरूर होगा, और जब इन दोनों में संघर्ष होगा तो संवाद मतलब एक नई चीज़ उत्पन्न होगी। हेगल का दार्शनिक प्रणाली आत्मवादी, आदर्शवादी या भाववादी है। तो अगर क्वेश्चन ऑप्शनल बन सकता है तो ये भी पूछा जा सकता है कि हेगल की दार्शनिक प्रणाली कैसी थी। तो वो आत्मवादी थी, आदर्शवादी या भाववादी थी। ठीक है, आप जानते हैं मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद जो था वो हेगल का जस्ट उल्टा था, विपरीत था। हेगल के अनुसार मानव समाज की प्रगति निरंतर द्वंद्ववादी प्रणाली से होती रहती है और इस प्रगति में विचार का प्रमुख स्थान होता है। हेगल के अनुसार बाह्य जगत आभ्यंतरिक विचारों का ही प्रतिबिंब होता है, परंतु मार्क्स ने भौतिक संसार को ही कारण माना है और कहा है कि भौतिक संसार ही आभ्यंतरिक विचारकों का जनक होता है। तो ये चीज़ इनका मानना था कि जैसे कि हेगल मानते थे कि विचार से भौतिक वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन मार्क्स का मानना था कि भौतिक संसार के द्वारा ही अन्य विचार उत्पन्न होते हैं। मार्क्स के द्वंद्वात्मक सिद्धांत का आधार जो क्या था, भौतिकवादी था। उनका हेगल का क्या था, आत्मवाद था, और मार्क्स का अगर द्वंद्वात्मक सिद्धांत का आधार पूछा जाए तो भौतिकवाद माना गया। अब अगर जाने कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में अगर जाने तो अब जानते हैं द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की विशेषताएं। ठीक है, तो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की पहली विशेषता आंगिक एकता। तो आंगिक एकता इसलिए बोला गया क्योंकि जो इसमें बात किसकी की गई है, भौतिक जगत की। तो भौतिक जगत में जो वस्तुएं और घटनाएं होती हैं कहीं ना कहीं एक दूसरे से संबंध होती हैं, या प्रकृति की जो वस्तुएं होती हैं सभी वस्तुएं में एक दूसरे से संबंध होती हैं, अतः एक दूसरे में एकता के सूत्र में बंधी हुई होती हैं। इसलिए पहली इसकी विशेषता आंगिक एकता मानी जाएगी। दूसरी गतिशीलता। तो गतिशीलता इसलिए क्योंकि जो
मतलब प्रकृति में जो भी पाए जाने वाले चीज़ें हैं उसमें स्थिर ना हो करके वो हमेशा परिवर्तनशील है या उसमें गतिशील होती रहती, गतिशीलता बनी रहती है। तो एक दूसरी बात ये हुई। तीसरा, जब गतिशीलता होगी मतलब संसार में जो भी वस्तुएं हैं उनमें अगर स्थिर ना हो कि वो गतिशील हैं, गतिशीलता के कारण ही परिवर्तन आता है। ठीक है, तो तीसरी विशेषता द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की परिवर्तनशीलता हो गई। चौथी, परिमाणात्मक या गुणात्मक परिवर्तन। तो जब परिवर्तन होता है मात्रात्मक ना होकर के गुणात्मक भी होगा। मतलब जैसे कि अगर कोई चीज़ हम काउंट कर सकते हैं वो चीज़ तो मात्रात्मक होगी, लेकिन कई चीज़ ऐसे परिवर्तन होते हैं जो गुणात्मक रूप में भी देखे जाते हैं समाज में। ठीक है, और पांचवी, परिवर्तन निम्न से उच्च की ओर होता है। तो कभी भी कोई भी परिवर्तन होगा तो वो छोटे से स्तर के रूप में होगा और फिर वो बड़ा रूप लेता जाता है। और छठा, अंतर्विरोध का संघर्ष विकास का कारण होता है। अंतर्विरोध मतलब जब भौतिक जीवन में या हमारे समाज में दो चीज़ों के बीच में अंतर्विरोध होगा तो संघर्ष होगा, संघर्ष होगा तो किसी नई चीज़ की विकास भी होगा। यही द्वंद्वात्मक भौतिकवाद में भी समझाया गया है। ठीक है, और निषेध का निषेध, ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट विशेषता है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की। निषेध का निषेध मतलब जब कोई चीज़ किसी का विनाश करके, अगर इसमें बात की गई है कि जब कोई चीज़ किसी चीज़ का विनाश करके उत्पन्न हुई है तो एक दिन उसका भी विनाश होना है और ये प्रक्रिया समाज में चलती रहती है और इसी से सामाजिक घटनाएं चला करती हैं। ठीक है, क्रांतिकारी प्रक्रिया। तो क्रांतिकारी प्रक्रिया की अगर बात की जाएगी तो इसमें जो बात की गई है कि गुणात्मक परिवर्तन के आने को, मतलब परिमाणात्मक ना होकर के गुणात्मक परिवर्तन जो होते हैं उनको क्रांतिकारी प्रक्रिया माना जाता है। अब जो इनकी विशेषताएं हो गई, अब विशेषताओं के बाद कुछ द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की आलोचना भी की गई है। अगर इसे समझें तो पहली जो आलोचना है अस्पष्टता। तो इसमें जो है वेपर के अनुसार अगर बात की जाए तो उन्होंने कहा है, इस आधार पर इसकी आलोचना की है कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की धारणा अत्यंत गूढ़ और अस्पष्ट है और इसे मार्क्स ने कहीं भी स्पष्ट नहीं किया है और उसने यह बताने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया है कि पदार्थ किस प्रकार गतिशील होते हैं। तो वेपर ने इस प्रकार इसकी आलोचना की है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की कि उसमें इनकी जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद है मार्कस का वो अस्पष्ट है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कहीं भी नहीं बताया है कि पदार्थ किस प्रकार गतिशील होता है। दूसरा, जो इनकी आलोचना की गई, पदार्थ चेतना युक्त नहीं होता। तो मार्क्स का जो ये विचार है ये गलत है, क्योंकि पदार्थ जो है चेतना युक्त होता है। क्यों? क्योंकि उसमें परिवर्तन बाह्य परिस्थितियों के कारण होता है, इसलिए पदार्थ चेतन युक्त होता है। ठीक है, एक ये आलोचना की गई। तीसरी बात की गई, भौतिकवाद पर अधिक बल दिया है। तो ये तो बात आप भी अगर इतनी देर से मैं पढ़ा रही हूँ तो इन्होंने अधिकतर बस एक ही चीज़ का अगर शब्द का प्रयोग किया है तो भौतिकवाद। तो इन्होंने जो है मार्क्स ने भौतिक तथ्यों पर ही जोर दिया है, लेकिन संसार के विकास में आध्यात्मिक तथ्यों का भी महत्वपूर्ण हाथ होता है, इसका इन्होंने कहीं भी प्रयोग नहीं किया है। और चौथा जो आलोचना की गई है, द्वंद्ववाद स्वयं विरोधी। तो पांचवा, द्वंद्ववाद इतिहास की व्याख्या नहीं करता है। तो मार्क्स का जो ये तर्क है कि केवल द्वंद्ववाद ही इतिहास के गुत्थों को खोलता है, सत्य नहीं है, क्योंकि कोई भी द्वंद्ववाद ढंग से इतिहास की व्याख्या नहीं कर सकता है। जैसे कि अगर बात की जाए कि इतिहास कभी समाप्त ना होने वाली धारा से निकलता है, जिसका आदि या अंत कोई भी नहीं होता है। इतिहास का विस्तार जो होगा वो त्रिस्तरीय होने के कारण वाद, प्रतिवाद व संवाद के अनुसार निर्धारित होना कठिन कार्य है। और छठी जो आलोचना की गई, इतिहास केवल प्रगति की कहानी नहीं है। ठीक है, तो अगर इनकी कुछ आलोचनाएं की गई हैं तो वो कहीं ना कहीं इनके आधार पे इनका जो भौतिकवाद है वो सही है, क्योंकि ये मानते हैं सत्य वही है जो सही है, जो सब कुछ है या जो मूर्त रूप है वही सत्य है। तो इनके आधार पर इनका द्वंद्वात्मक भौतिकवाद कहीं ना कहीं अधिक स्पष्ट रूप से सामने आया है। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।